नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की में प्रमुख अनुसंधानों के बारे में। उन अनुसंधानों के बारे में बात करेंगे जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित है, यानी वो अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना भारत यानी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, उनके बारे में। अब वो जो अनुसंधान केंद्र है, वो अनुसंधान केंद्र पूरे देश में अपने आप में एक यूनिक है और पूरे देश में अपने जो जिस क्षेत्र में उनको स्थापित किया है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पहले अनुसंधान के बारे में बात करते हैं, काजरी। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, काजरी कहां पर है, काजरी की स्थापना क्या हुई, कब हुई, काजरी को किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, काजरी का कार्य क्या है, काजरी का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, बात करता हूं पहले काजरी। काजरी मतलब CAZRI। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा काजरी का पूरा नाम क्या है। आपने CET का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है इसमें काजरी का पूरा नाम पूछा था। और काजरी का पूरा नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। हालांकि इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है, तो ये जोधपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1959 में होती है। इससे पहले मरु वनीकरण योजना 1952 में लाई जाती है, उसी की जगह पर इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका संचालन कौन कर रहा है, तो इसका संचालन कर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहा जाता है। और ICAR है वो दिल्ली में, तो ICAR दिल्ली के द्वारा इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। अब देखिए, काजरी की जो स्थापना की गई थी ना, इस काजरी की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा तो की गई, लेकिन इसमें सहयोग दिया गया था। और इसमें सहयोग किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने वित्तीय सहयोग दिया था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक संस्थान है जिसका नाम है यूनेस्को, इन्होंने इनका क्या किया था भाई, सहयोग किया था। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो काजरी है, इस काजरी का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना और मरुस्थल में वनीकरण को बढ़ावा देना, और वनों से संबंधित मरुस्थल में किस प्रकार के वन है उन वनों से संबंधित रिसर्च करना। आप लोगों को पता होगा, आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं काजरी के उप केंद्र कितने हैं। तो जब भी काजरी के उप केंद्र के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, उप केंद्र है 5। कितने हैं भाई, 5 उपकेंद्र है। 5 उपकेंद्र कहां कहां पर है, तो देखिए 3 तो है राजस्थान में, 3 राजस्थान में है और 2 राजस्थान से बाहर है। राजस्थान में कहां कहां पर है, तो एक तो है अपने जैसलमेर में, एक है बीकानेर में, एक है पाली में, और ये तो राजस्थान में, एक है लद्दाख में, लेह लद्दाख में, और एक है भुज में। और भुज कहां पर है, भुज गुजरात में है, यहां पर स्थापित है। अब आप कहोगे कि सर इनका कार्य क्या है। हालांकि काजरी के अधीन कौन कौन से राज्य आते हैं, तो गुजरात आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, इन राज्यों से रिलेटेड। और एक आता है अंडमान और निकोबार, वहां के जो द्वीप समूह है वहां के पौधों का भी यहां पर क्या किया जाता है भाई, रिसर्च किया जाता है। तो काजरी से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्या पूछे जाते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा, मैं यहाँ पे काजरी खाली वनों से रिलेटेड अब काम नहीं कर रहा है, अब उसे आगे भी बढ़ गया है। जैसे एक दवा है, आप लोगों को पता होगा, आइबोमिक्स। कौन सी दवा है, आइबोमिक्स। और यह सवाल पूछा गया कि आइबोमिक्स क्या है। आइबोमिक्स एक दवा है जो किसको दी जाती है, बकरियों को। किसको दी जाती है, बकरियों को। तो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा बकरियों के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक दवा का इन्वेंशन किया गया था, आविष्कार किया गया था, उसका नाम था आइबोमिक्स। और आपको पता होगा, एक बकरी है शेखावाटी नस्ल की बकरी। ये जो शेखावाटी बकरी की जो नस्ल है उसकी विशेषता होती है कि इसके सींग नहीं होते हैं, और जिसके सींग नहीं होते हैं उसके गांव में कहते हैं मोटी बकरी। तो ये जो बकरी है, इस बकरी की जो नस्ल तैयार की गई थी वो भी किसके द्वारा की गई, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा। तो आइबोमिक्स दवा भी आपको याद रखना है, और एक शेखावाटी नस्ल की बकरी भी याद रखनी है। ये भी किसके द्वारा, शेखावाटी बकरी, ये भी किसके द्वारा, काजरी के द्वारा स्थापित है। ये काजरी के प्रमुख कार्य, और काजरी जोधपुर के अंदर है, ये तो आपको पता है। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ये आपको याद रखना। किसके स्थान पर हुई थी, तो मरु वनीकरण योजना के स्थान पर हुई थी। आगे बात करता हूं, तो आगे है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ये जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये किसके द्वारा स्थापित है भाई, ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है। ये सेवर के अंदर है, और सेवर भरतपुर के अंदर है। अब आप कहोगे कि सर ये भरतपुर में है, बिल्कुल भरतपुर में है, क्योंकि जिस समय 1993 में इसको स्थापित किया गया था उस समय पूरे भारत में जो सरसों का हब हुआ करता था वो भरतपुर हुआ करता था। हालांकि ये कहते जरूर है कि सरसों का साग पंजाब में होता है, लेकिन सरसों का साग वहां होता है, सरसों की जो उत्पादन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो अपने राजस्थान में होती है। तो इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की थी। अब इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है, जैसे सरसों हो गया, सरसों के अलावा राई,
राई के अलावा तोरिया, तोरिया के अलावा तारामीरा। कुल मिला के आप लोगों को पता होगा कि तिलहन जो पीली क्रांति थी और पीली क्रांति में तिलहन को बढ़ावा दिया गया था, इसमें सरसों, राई, तोरिया, तारामीरा पर अनुसंधान का कार्य यहाँ पर होता है। ये तो आपको याद रखना ही रखना। इसका संचालन भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका पूरा नाम है शॉर्ट नेम है ICAR, वो यहाँ कर रहा है। पूरे देश में सरसों के जो उप केंद्र हैं, वो सरसों अनुसंधान के जो उप केंद्र है इसके, वो है केंद्र है 11 और उप केंद्र है 12, ये याद रखना है। अब आपको ये भी पता होगा राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सरसों का प्रदेश? क्योंकि सरसों उत्पादन में पूरे देश में राजस्थान पहले नंबर पर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कहां हो रहा है? तो वर्तमान में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है कहां पर? अलवर में। और आप सबसे ज्यादा डापा चूक कहां होते हो? भरतपुर में। आप ये कहते हो कि शेवर भरतपुर में है, इसका मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहां होगा? भरतपुर में होगा। भरतपुर में नहीं है भाई, अब अलवर में। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना होगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी जो बुआई होती है वो अलवर में होती है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से था और तिलहन में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था वो सरसों के ऊपर दिया गया था। आप लोगों को पता होगा कि जो स्कूटर एक तेल आता, आपको स्कूटर ब्रांड का एक तेल आता है, वो सेवर भरतपुर में ही बनता है। आगे बात करते हैं अगले अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो एक केंद्र है जिसका नाम है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य हमारे देश के अंदर जो बीजीय मसाले हैं, उन बीजीय मसालों पर अनुसंधान होता है। ये कहां पर है? ये तबीजी के अंदर। तबीजी कहां पर है? अजमेर में। सबसे ज्यादा, इवन हर एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसकी स्थापना जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और गहलोत सरकार की स्टेट में गहलोत सरकार थी, तब इसको स्थापित किया गया था 22 अप्रैल 2010। इसका जो संचालन कर रहा है वो ICAR है। अब आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में क्यों है? तो इसका रीजन है, और इसका सामान्य रीजन ये है कि देखिए, राजस्थान में धनिया जो मसालों में राजस्थान में पहले नंबर है, मेथी में भी राजस्थान पहले नंबर पे है, सौंफ उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, सोया उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर में, अजवाइन उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे, और कलौंजी उत्पादन में भी राजस्थान पहले नंबर पे। इसलिए इसका जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। और राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? ये आपको बताना है कि तबीजी अजमेर में। दो सवाल आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान में ये तो मसाला अनुसंधान केंद्र है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाता है मसाला पार्क। राजस्थान में दो मसाला पार्क है, एक तो कोटा के अंदर है और एक कहां पर है? जोधपुर में। यहां पर मसाला पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में दो मसाला पार्क है, एक कोटा के अंदर है, एक कहां पर है? शायद रामगंज में है, और एक ये रामगंज में है, और ये रामपुरा मतानिया के पास गांव है, वहां पर है। आगे बढ़ते हैं और अगले के बारे में बात करते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम है आफरी। आफरी का पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में है। केंद्र सरकार के द्वारा 1988 में स्थापित हुआ था, और इसका संचालन भी ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, ये परीक्षा में पूछा गया था, और RS प्री में सवाल ये पूछा गया था, और पूछा गया था कि अफ्रीका कार्य क्षेत्र है वो किन राज्यों में फैला हुआ है, और वहां पे सीधा ऑप्शन था। तो आपको याद रखना है कि भाई राजस्थान में है, ये गुजरात में है, दमन और दीव में, और दादर नागर में। यानी इसका संचालन 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहां पर जो वनों के ऊपर क्या करना? अनुसंधान करने का कार्य है। अफ्रीका पूरा नाम भी पूछा जाएगा, तो ये आपको मैंने अभी बताया है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। आगे बात करते हैं। आगे है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। आपने CET का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें यह सवाल पूछा था। वन रक्षक का एग्जाम था, उसमें यह सवाल पूछा गया था। उससे पहले कांस्टेबल में सवाल पूछा गया, और वीडियो प्री में पूछा गया था, और पटवार में। बैक टू बैक अधीनस्थ ने हर एक एग्जाम को छोड़कर दूसरे एग्जाम में यह सवाल पूछा था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? पहले तो यह पूछा था बीकानेर में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका जो संचालन ICAR के द्वारा किया जाता है, और देश भर में इसके 10 केंद्र हैं। कितने? 10 सेंटर है। अब इसका कार्य क्या है? तो देखिए, जैसा तो बागवानी से रिलेटेड आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका कार्य है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में जो फलों पर अनुसंधान करना, और शुष्क और अर्ध शुष्क या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर फलों के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, और फलों के जो पौधे हैं उनको कैसे लगाए जाए, उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, और वर्तमान में इसका नाम कर दिया है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया है।
आगे बात करता हूं मैं आपके सामने, तो आपको पता होगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जब केंद्रीय भेड़ ऊन एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अविकानगर टोंक में 1962 में इसकी स्थापना हुई, ICAR के द्वारा हुई। लेकिन सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है, यहां अगर आपके भेड़ की जगह अगर पूछ लेता कि राष्ट्र केंद्रीय खरगोश अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो याद रखना यहां पर केंद्रीय खरगोश पालन एवं अनुसंधान केंद्र भी है, तो भेड़ का भी है और खरगोश का है, दोनों का है, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, और अगला सवाल है राष्ट्रीय अनुसंधान उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। अब राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 में हुई। अभी एक सवाल पूछा गया था, आप लोगों ने जेईन का एग्जाम दिया होगा, उसमें अधीनस्थ बोर्ड ने गजब का सवाल पूछा था, और पूछा यह था कि राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहां पर, जोड़बीड़ बीकानेर कौन से NH पर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो यहाँ पर NH 11 है जो नवीनतम है। इसका संचालन भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे 1995 में राष्ट्रीय ऊंट संस्थान का दर्जा दिया गया था। ऊंटों से रिलेटेड आपको बातें याद होगी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के पास ऊंटों की सेना थी, जिसे गंगा रिसाला कहा जाता है, और इसने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या लिया था, भाग लिया था। एक कुबड़ वाले ऊंट, यस, पहली बार यह सवाल पूछा गया था राजस्थान पुलिस में 2013 में कि एक कुबड़ वाला ऊंट कहां पाया जाता है, और उसमें पहला ऑप्शन था राजस्थान। नहीं, गलत किया वहां लोगों ने। लद्दाख के अंदर लद्दाख में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाला नहीं है, 2 कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाला तो राजस्थान में ही है, 2 कुबड़ है, और 2 कुबड़ का मतलब है कि ये कुबड़ है, फिर ये ढाल है, और ये कुबड़ है। तो इस प्रकार से उसकी क्या निकली हुई है, 2 कुबड़ निकली हुई है। और ये कहां पर पाया जाता है, लेह लद्दाख, यानी जो बर्फीले इलाके, ठंडे इलाके वहां पर। और सवाल आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय मिल्क पार्लर कहां पर है, उष्ट्र मिल्क पार्लर, यहां पर जो ऊंटनी के दूध की डेयरी भी बनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जाता है कि ऊंटनी के दूध में विटामिन कौन सा पाया जाता है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, ऊंटनी के दूध में विटामिन कौन सा पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया था। अमूमन आप लोगों को पता होगा कि ये जो विटामिन होता है ये C पाया जाता है। किसी भी जानवर के दूध में विटामिन C नहीं होता, केवल और केवल किस में होता है, ऊंट के दूध में होता है। इसीलिए आपको पता होगा ऊंटनी का जो दूध होता है उस दूध से क्या नहीं बनती है, क्या नहीं बनता है, दही नहीं बनता है, इसका घी नहीं बनता है, और इसका जो स्वाद होता है वो तो तीखापन होता है, उसमें कसेलापन होता है। इसके अलावा जिसने वर्जिनिटी खो दी है, ऊंट का दूध पियो, मौज ही मौज हो जाएगी आपकी, है ना। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो ये ऊंट होता है, इस ऊंट के पैर होते हैं वो रेगिस्तान के अंदर धंसते नहीं है, क्योंकि गद्दीदार पैर होते हैं। इसके जो पैर होते हैं वो आपको याद रखना है कि मरुस्थल में धंसते नहीं है, जिसलिए वो आराम से चल लेता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मरुस्थल का जहाज। अभी सवाल ये लेटेस्ट बनेगा आपके पशु गणना में, और पशु गणना में पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट अब जैसलमेर जिले में है, पहले बाड़मेर जिले में हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा ऊंट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ऊंटों के आभूषण पूछे जाते हैं, गले का आभूषण पूछा जाता है, नाक का आभूषण गिरबान होता है, एक पूंछ का आभूषण भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। ऊंट की जो ऊपर बैठने की जो लकड़ी की बनी होती है उसको क्या कहते हैं, काठी कहते हैं। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि अपने राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इंटरनेशनल लेवल का जो कैमल फेस्टिवल होता है, ऊंट महोत्सव कहां पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऊंट महोत्सव इंटरनेशनल लेवल का होता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का, वो बीकानेर में होता है, ये भी आपको याद रखना है। सवाल सीधे सीधे हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगली बात करूं मैं ऊंटों के बारे में, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा ऊंटों से रिलेटेड, और क्या पूछा जाएगा कि ऊंटों की राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें। तो राजस्थान में एक तो आपको पता होगा गोमट है, जो फलोदी जोधपुर में, एक नाचना जैसलमेर के अंदर है, और इसके अलावा कच्छी भी है। ये जो ऊंटों की क्या है, नस्ल है। और BSF के पास कौन सी नस्ल के ऊंट है, तो वो कौन से है भाई, नाचना वाले हैं, ये याद रखना है। सवाल सीधे सीधे अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे जब बात करेंगे तो उसमें अपन राजस्थान के प्रमुख अनुसंधानों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है उनके बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ और अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।